कभी आपने कोई चीज ट्यून नहीं की आज तक जिंदगी में? गाने तो सभी सुनते होंगे। यस सर। तो जब गाने सुनते हो उसमें एक साउंड इक्वलाइजर करके आता है कुछ, जिसमें आपका बास ट्रिबल ये सब होता है, यस जिसको सर। आप ट्यून करते हो। कभी किया है? यस सर। उसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है, लाइक रॉक, रॉक म्यूजिक सुनना है, हाँ सर, जैसे वो साइन चाहिए, पॉप साउंड चाहिए। डीजे में होता आता है है, सर। होता है। यस सर। और अगर कस्टमाइज करते हो तो फिर आपके पास कुछ ऐसा बार चार्ट सा दिखता है जिसमें से आप इनको ट्यून कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। यस सर। बास ज्यादा चाहिए तो बास को बड़ा कर सकते हो, ट्रिबल कम चाहिए तो ट्रिबल कम कर सकते हो, ऐसे करके कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, राइट? यस सर। तो वो क्या कर रहे होते हो आप? ट्यूनिंग। हाँ, ट्यूनिंग। तो ऐसे ही सिमिलर टू दैट, हमारे मशीन लर्निंग मॉडल जब हम अप्लाई करते हैं बच्चे, तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्यून कर सकते हैं। लाइक हमें मान लो कोई मॉडल हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे हमने उसको अप्लाई किया, राइट? बट उससे हमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि भाई जो भी हम उसमें, हमारे पास में पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, हाइपर पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जिनको हम ट्यून करके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है, राइट? तो अलग अलग सेटिंग्स में, लाइक जैसे आप बास और ट्रिबल की अलग अलग सेटिंग्स में साउंड को सुनते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो यार अब साउंड सही है, ठीक है, ये सेटिंग्स ठीक है, राइट? ऐसे ही मशीन लर्निंग मॉडल में भी आपके पास कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप एडजस्ट करते हो, राइट? लाइक जैसे आप रेडियो रेडियो में आप फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हो, ऐसे ही इसमें आप हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज को एडजस्ट करते हो, ताकि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी रिसीव कर सको। लाइक फॉर एग्जांपल आपने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ लगाया, तो आपको लेट्स से कि आपने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ कोई एसवीएम, मान लो आपने डिफॉल्ट सेटिंग्स जो थी उसकी उसमें लगाया, तो आपको एक्यूरेसी आई अप्रॉक्स 90%, राइट? ये थी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। फिर आपने कुछ हाइपर पैरामीटर को चेंज किया, उसका नाम दे दिया आपने SVM1, उससे आपको एक्यूरेसी मिली 93%। ऐसे करके आपने फिर दूसरी बार कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज को फर्दर चेंज किया, फिर आपको एक्यूरेसी मिली 95%। ऐसे ऐसे करके फॉर एग्जांपल किसी भी सेटिंग में आपको मिल गई एक्यूरेसी 98%। और फिर उसके बाद फर्दर जब आपने कुछ और चेंजेस करे, जितने भी पॉसिबिलिटीज थी हाइपर हाइपर पैरामीटर्स की उनको ट्यून करने की, वो करने के बाद जब आपने फर्दर चेक किया, फिर आपको पता चला कि आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज होने लगी, 95 पे आ गई वापस, 80 पे पहुंच गई, ऐसे करके। तो यहाँ पर जिस सेटिंग पे आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिली, मतलब वो हाइपर पैरामीटर की ऑप्टिमल वैल्यूज थी, राइट? उन हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज पे आपको मैक्सिमम रिसीव एक्यूरेसी रिसीव्ड हुई, राइट? तो अब समझ में आया ट्यूनिंग का क्या मतलब हुआ। जैसे कि आप ट्यून करते हो, वैसे ही आप मॉडल को भी ट्यून करते हो यहाँ पर, और अलग अलग पैरामीटर्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए आप चेक करते रहते हो कि आपका मॉडल की एक्यूरेसी क्या आ रही है। जिस भी सेटिंग पे, जिस भी हाइपर पैरामीटर सेटिंग पे आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी रहती मिलती है, वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बच्चे? यस सर। तो ये तो था कि भाई हाइपर पैरामीटर क्या होता है ना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का क्या मतलब है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है। तो मेन मोटो हमारे पास क्या है बच्चे, कि हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रिसीव करनी है, राइट? उस मॉडल से हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी, हम जितनी मैक्सिमम तक रिसीव कर सकते हैं कर पाए। इसलिए हम लोगों के पास कुछ डिफॉल्ट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि यूजर उनको ट्यून कर सकता है, राइट? तो अब यहाँ पर आता है प्रॉब्लम कि भाई हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। चलो उससे पहले देख लेते हैं। अभी आपको बेसिक्स तो पता है कि डाटा सेट को हम दो सेट में डिवाइड करते हैं, ट्रेन सेट, टेस्ट सेट, राइट? बेसिक अप्रोच है ये, ट्रेन सेट टेस्ट सेट में करते हैं, और टेस्ट सेट प्योरली हम रखते हैं किसके लिए, टेस्टिंग पर्पज के लिए, राइट? और एक स्टैटिक टेक्निक क्या बोलती है कि ट्रेन सेट को ही हम फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्रेन सेट के लिए ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, एक आपका वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, हम ट्रेन सेट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अगर क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप इवेल्युएट कैसे करोगे इस बट कि कोई भी मॉडल, मान लो आपने एसवीएम यहाँ पे लगाया,
तो आप इस ट्रेनिंग सेट पे उसको इवेल्युएट कैसे कर पाओगे, कैसे जान पाओगे कि वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, राइट? तो उसके लिए आप क्या करते हो कि कुछ पोर्शन ऑफ ट्रेन सेट, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्रेन सेट आप वैलिडेशन सेट की तरह यूज करते हो, और वो उस ट्रेनिंग के टाइम पे, फर्स्ट पास के टाइम पे वो अनसीन होता है, राइट? ये अनसीन होगा मॉडल के लिए। तो आप ट्रेनिंग तो रिमेनिंग ट्रेन सेट पे करोगे और टेस्टिंग वैलिडेशन सेट पे करोगे, राइट? उसके बाद आप चेक करोगे कि हाँ भाई 98% एक्यूरेसी ये ट्रेनिंग में दे रहा है, राइट? जब आपको लगेगा कि हाँ 98% इसकी ऑप्टिमल एक्यूरेसी, इससे ज्यादा ये नहीं दे पाएगा, तब आप क्या करते हो, इसको टेस्ट सेट पे चेक करते हो। फिर टेस्ट सेट इसको देते हो, इसको बोलते हो कि अब टेस्ट सेट पे मुझे बता कि क्या 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 इनकी आउटपुट होंगी, क्या क्या इनकी प्रिडिक्शंस होंगी, राइट? तो उस टाइम पे फिर वो डिटेक्ट करता है इनको कि टेस्ट सेट में प्रिडिक्शन देता है, और उसके हिसाब से फिर हम टेस्टिंग एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी है 92%, फॉर एग्जाम्पल। क्यों 90 डिक्रीज क्यों हो गई बच्चे? ये क्योंकि ये डेटा इसके लिए अनसीन था, ये ट्रेनिंग के टाइम पे उसने देखा भी नहीं था कभी भी। तो हो सकता है कि इसमें आपको जो एक्यूरेसी मिले वो पुअर मिले, क्योंकि इसमें जो सैंपल्स सैंपल्स पड़े हों वो थोड़ा बहुत डिफर डिफर हों आपके इस ट्रेन सेट से, राइट? तो इसलिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा पुअर आ सकती है। बट अगर अब जैसे यहाँ पर हमारा जो केस है, इसमें क्या कह रहा है भाई, ये ट्रेनिंग सेट में आपको 98% दे रहा है और टेस्ट सेट में आपको ये 92% दे रहा है, इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, राइट? अगर ये ऐसा ना होता और यहाँ पर ये 60% दे रहा होता, तो हम बोलते कि नहीं, ये तो ओवरफिट हो रहा है मॉडल, ये जनरलाइज नहीं कर रहा है ना? अगर 92% आपको टेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है, इसका मतलब मॉडल अच्छे से जनरलाइज कर रहा है प्रॉब्लम को। बट अगर ऐसा नहीं है और पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, बहुत ही ज्यादा पुअर, लाइक 60% 50% आ रही है आपकी टेस्ट सेट में, तो इसका मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा है। एक टेक्निक आती है हमारे पास, क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि स्टैटिक मेथड में क्या था, स्टैटिक मेथड में क्या प्रॉब्लम थी बच्चे, कि ट्रेन सेट में ये डेटा जो पड़ा हुआ है, जिससे हमने ट्रेनिंग की थी, ये ग्रीन पार्ट, हो सकता है कि जो टेस्ट सेट में मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट? ये वाला पोर्शन हो सकता है कि ये जो सैंपल हैं टोटली डिफर हों आपके ट्रेन सेट से। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो टोटली डिफरेंट हों इससे, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इसका वैलिडेशन सेट का जो कि ट्रेन सेट में मौजूद था, राइट? तो स्टैटिक एलोकेशन में ये एक प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि यार इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, तो हमने क्रॉस वैलिडेशन मेथड लगाया, जिसमें हमने कहा कि भाई हर एक स्प्लिट के बाद, हर एक इटरेशन के बाद वो अपने वैलिडेशन सेट को चेंज करेगा, ताकि वो जब वो ट्रेनिंग पूरी करे तो वो हर एक तरह के सैंपल को देख सके ट्रेनिंग के टाइम पे, मेमोराइज कर सके, और एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब उसने सब तरह का डेटा एक बार देख लिया, तो वो हम कह सकते हैं कि भाई जो एक्यूरेसी दे रहा है ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने सब तरह का डेटा देख लिया है। क्योंकि अगर आप ऐसा स्टैटिक वाले में क्या प्रॉब्लम है कि जो आपने एक्यूरेसी चेक की वो वैलिडेशन चेक पे सेट पे चेक की, जो कि उसने ट्रेनिंग के टाइम पे जिसका एक भी सैंपल नहीं देखा था उसने, तो हो सकता है कि वो जनरलाइजेशन उतना अच्छा ना आए। बट क्रॉस वैलिडेशन का यूज हम करते हैं जब हमें जनरलाइज करना होता है मॉडल को, बहुत अच्छी तरह से जनरलाइज कर पाए। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, ये तो आपको पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एन स्प्लिट्स परफॉर्म करते हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसे हम के फोल्ड के नाम से बोलते हैं, फोल्ड भी बोलते हैं इसे, फोल्ड वन, फोल्ड टू, और स्प्लिट वन, स्प्लिट टू। के फोल्ड मतलब एन फोल्ड, राइट? यू कैन यूज एन फोल्ड ऑल्सो। ओके। तो पहले फोल्ड में हम एक पोर्शन ऑफ डेटा को वैलिडेशन सेट बनाते हैं और बाकी पे ट्रेनिंग कर देते हैं, उसके बाद इस पे हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डेटा को वैलिडेशन सेट की तरह यूज करते हैं, फिर उस पर एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, राइट? ऐसे फिर थर्ड थर्ड स्प्लिट में हम नेक्स्ट नेक्स्ट वैलिडेशन सेट को यूज करते हैं वैलिडेट करने के लिए मॉडल को। ऐसे ऐसे करके हम एन वैलिडेशन सेट को यूज करते हैं मॉडल को वैलिडेट करने के लिए। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि पहले स्प्लिट में उसने इससे लर्निंग नहीं की थी, बट सेकंड स्प्लिट में उसने इससे लर्निंग की, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेनिंग के टाइम पे उसने जो भी ट्रेनिंग सेट में डाटा था उन सबको एक बार वो गो थ्रू हो चुका है। अब वो यानी कि जो लर्निंग इन्फर करेगा वो ज्यादा बेटर होगी बजाय स्टैटिक के, जो आपने पहले यहाँ पर किया था, राइट? तो क्रॉस वैलिडेशन का फायदा यही होता है कि वो जनरलाइजेशन में हेल्प करता है मॉडल की, राइट? चलो, अब हम बात कर रहे थे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई
दो चीजें होती है मॉडल में। एक होती है आपकी हाइपर पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर, और दूसरा होता है आपका पैरामीटर, पैरामीटर, राइट। या इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ना लिख के दो पार्टीशन कर देते हैं, पैरामीटर। तो किसी भी मॉडल में आपके पास कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हाइपर पैरामीटर्स आर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल, राइट। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? इंटरनल, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल, राइट। पहला तो यही है चीज कि भाई जो आपके हाइपर पैरामीटर है वो एक्सटर्नली आप सप्लाई करते हो, राइट, एक्सटर्नली आप उनको सेट कर सकते हो, बट इंटरनल हाइपर पैरामीटर्स को आप एक्सटर्नली सेट नहीं कर सकते। वो फ्रॉम डेटा जो इन्फर करेगा उनकी वैल्यूज को, वो उनको चूज करेगा। तो यानी कि सेकंड वी कैन से these values cannot be estimated from data, मतलब वो पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज डेटा से पे इंडिपेंडेंट है, डेटा पे इंडिपेंडेंट है, मतलब वो डेटा पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब डेटा से नहीं कैलकुलेट होंगे, वो आपको खुद से उनको सप्लाई करने होंगे। लाइक जैसे सी पैरामीटर है, पेनल्टी पैरामीटर है एसवीएम में, के एन एन में के पैरामीटर है, राइट, के की वैल्यू है, राइट। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क में आपकी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं, राइट। और इंटरनल पैरामीटर के केस में ये दीज वैल्यूज कैन बी एस्टिमेटेड estimated from data only, from data only, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चे? हाइपर पैरामीटर वो पैरामीटर है जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो आप बाहर से उन्हें सेट कर सकते हो, बाहर से उन्हें एस्टिमेट करके अपने आप से जजमेंट ले सकते हो, ट्यून कर सकते हो। बट इंटरनल पैरामीटर वो है, इंटरनल सॉरी पैरामीटर्स वो हैं, नॉर्मल पैरामीटर जिन्हें हम बोलते हैं, वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल है। मतलब वो जब मॉडल रन करेगा तो वो डेटा से ही इटसेल्फ, डेटा से ही वो कैलकुलेट करेगा उनकी वैल्यूज को, राइट। तो वो उस पर मतलब यूजर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आपका सी पैरामीटर इन केस ऑफ एसवीएम, ऐसे ही आपका वैल्यू ऑफ के इन के एन एन, सिमिलर टू नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपर पैरामीटर जो कि आप अपने आप से सेट करते हो। मान लो आप न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि डेटा पे तो डिपेंडेंट नहीं है आपका नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि वो तो आप खुद बनाओगे ना, आप तो न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, तो आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको दो नंबर कितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स चाहिए, वन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स चाहिए, या थ्री नंबर ऑफ हिडन लेयर्स चाहिए, या फाइव नंबर्स ऑफ हिडन लेयर्स चाहिए। तो जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे न्यूरल नेटवर्क को, उतने ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे उसमें, राइट। ऐसे ही पर हिडन लेयर आपकी कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, ये डिसीजन यूजर को ही लेना है, जो उस मॉडल को बना रहा है, राइट, उस न्यूरल नेटवर्क को डेवलप कर रहा है। तो ये क्या है आपके इन्हें कहा जाएगा आपका हाइपर पैरामीटर। और एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर क्या होंगे? लाइक बीटा कॉफिशेंट, बीटा कॉफिशेंट इन केस ऑफ रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन, राइट। और सपोर्ट वेक्टर्स, सपोर्ट वेक्टर्स in case of SVM, right? Number of support vectors required, right? Support vectors range, support vector value will be calculated by data only, right? And beta coefficient value will be calculated or estimated by data only, right? So these are parameters. So we don't have any control over parameters, but we can have control over hyperparameters. We are allowed to make a change on these hyperparameters accordingly, right? So these are the difference between hyperparameter and parameter. Now you
अब आपको पता चल गया, राइट? चलो, अब बात करते हैं, ट्यूनिंग पार्ट पे आते हैं। अभी तो हमने समझा कि क्या चीज है ये। अब हम बात कर रहे हैं ट्यूनिंग की। तो भाई मान लो कि भाई आपने कोई मॉडल अप्लाई किया, मान लो रैंडम फॉरेस्ट आपने अप्लाई किया किसी डेटा पे। मान लो रैंडम फॉरेस्ट आपने किसी डेटा पे अप्लाई किया, राइट? एक बार तो आपने रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया तो आपको 90% एक्यूरेसी मिली, राइट? अब इसके जो हाइपर पैरामीटर हैं वो जनरली जो बहुत सारे हैं वैसे तो, बट इन जनरल number of trees, because a random forest is a tree architecture, right? It uses the decision tree like structure. It is a combination of decision tree. It uses decision tree fundamental, right? So number of trees required in case of रैंडम फॉरेस्ट, मान लो आपने पहली बार जब आपको 90% मिली, तो आपने सप्लाई किया था नंबर ऑफ ट्रीज को की वैल्यूज को 10, राइट? ऐसे ही आपने, एक होता है मैक्स डेप्थ, कितनी डेप्थ तक आपको ट्रीज बिल्ड करवाने हैं, राइट? तो मैक्स डेप्थ एक हाइपर पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली 3 रखी थी, राइट? ऐसे आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया ये क्या डिफाइन करता है बच्चे? ये डिफाइन करता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, या फिर ट्री स्प्लिट क्राइटेरिया क्या है। ट्री स्प्लिट किस क्राइटेरिया के बेस पे आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जनरली आपके दो होते हैं, एक तो गिनी होता है, एक गिनी एंड एंट्रोपी बेस्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली आपने गिनी पे सेट किया हुआ है, राइट? तो इन सेटिंग्स के लिए फॉर एग्जांपल आपको 90% एक्यूरेसी मिली, राइट? फिर आपने क्या करा, एक बार तो आपको 98% मिली, तो आपने फिर मैनुअल तरीके से फिर आपने क्या करा, नेक्स्ट टाइम आपने एंट्री की वैल्यूज को दिया, एंट्री की जगह पर कर दिया, लेट्स से यहीं पे कर देते हैं, एंट्रीज की वैल्यू को 20 कर दिया, राइट? और ऐसी मैक्स डेप्थ आपने 4 सेट कर दी, और ये गिनी रहने दिया, राइट? फिर आपको जो एक्यूरेसी मिली वो फॉर एग्जांपल वो 92% मिली। फिर फर्दर आपने और चेंज किया, इसमें नंबर ऑफ ट्री 30 सेट किए, और इसमें 5 सेट किए, राइट? लेट्स से फिर आपको एक्यूरेसी मिली 95%। ऐसे से करके आप मैनुअली मैनुअली अलग अलग वैल्यूज पे, अब देखो ये एंट्री की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, राइट? इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर कोई रेंज ही नहीं है, कितनी वैल्यूज के लिए आप मैनुअली चेक करेंगे, राइट? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली फाइंड करें कि मैं फाइंड कर पाए कि इनकी कौन सी ऑप्टिमल वैल्यू होगी जिसके लिए मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव होगी, राइट? एक तो हो गया मैनुअल तरीका जो हम अभी कर रहे हैं कि भाई पहले हमने 10 रखा, फिर 3 रखा, मैक्स डेप्थ 3 रखा, फिर हमें मिली 90%, राइट? फिर हमने नेक्स्ट नेक्स्ट रन पे हमने क्या करा, इनकी वैल्यूज को चेंज करा, 20 और 4 कर दिया तो हमें 92% मिली। फिर 30 एंड 5 कर दिया, फिर हमें 95 मिली, राइट? तो ऐसे मैनुअली कर करके अगर आप देखें तो इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं बच्चे, राइट? यस सर। तो आप कब तक करोगे ये काम, है ना? आप तो एक ही मॉडल में इतने परेशान हो जाओगे कि भाई कितने इतने चलो अभी तो आपने केवल 3 पैरामीटर्स की बात कर रहे थे आप, राइट? तो इन चलो क्राइटेरिया की तो वैल्यू 2 ही है, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, इनको तो आप 2 बार में सेट कर सकते हो। बट मैक्स डेप्थ और एंट्री ये तो एक इंटीजर वैल्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रीज आपको रिक्वायर्ड है, तो इंटीजर वैल्यू ये तो वेरी कर सकती है भाई, कहाँ तक कहीं सब तो जा सकती है, 0 to 100, जी 100 और 1000, राइट? कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पे, आपको नहीं पता किस किस वैल्यू के लिए ऑप्टिमल रिजल्ट देगा। ऐसी मैक्स डेप्थ भी आपकी मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ हो सकती है, राइट? इसकी वैल्यू 0 से, मान लो मैक्स आपके पास एन एन वो है, ट्रीज में एन लीव्स एन नोड्स हैं, तो 0 to n जा सकती है, तो कितनी बार आप मैनुअली चेक करोगे, राइट? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इनको ऑटोमेटिकली हम लोग ये कर पाए कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाए कि भाई इसमें से कौन सी वैल्यूज किन वैल्यूज के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल किन 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 वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि 20 5 और गिनी के लिए ये मैक्सिमम 98% एक्यूरेसी दे रहा है, तो हमारे ये जो पैरामीटर हैं ये ट्यून्ड पैरामीटर बोला जाएगा, है ना? यानी कि ये ऑप्टिमल पैरामीटर वैल्यूज हैं जिन पे हमें ऑप्टिमल रिजल्ट मिल रहा है, ऑप्टिमल एक्यूरेसी मिल रही है, राइट? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है बच्चे। साइकिट जो आपको प्रोवाइड करता है, साइकिट इसीलिए बहुत अच्छी आपकी पैकेज है, क्योंकि साइकिट में आपके पास दो मेथड हैं इसके लिए।
जो जो जिसमें आप ऑटोमेटिकली ही वो फाइंड आउट करेगा आपके लिए, राइट। बट आपको उसको पैरामीटर्स की रेंजेस देनी पड़ेंगी कि आप किन किन पैरामीटर्स पे चेक करते हो। उनका नाम है बच्चे ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च, और वहां पर जो फंक्शन अवेलेबल है वो ग्रिड सर्च सीवी के नाम से, राइट। ऐसे ही रैंडम सर्च बोलते हैं हम, रैंडम सर्च सीवी, ये ओरिजिनल नेम है। सीवी, सीवी लगा हुआ है, इसका मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन की नेम है, राइट बच्चे। अदरवाइज ग्रिड सर्च टेक्निक है और रैंडम सर्च टेक्निक है। तो हम जब अभी हम यहाँ पर कर रहे थे, अभी हम जो यहाँ पर कर रहे थे इस जगह पर ये और ये, तो हम लोग कर यही तो कर रहे थे बच्चे, सर्चिंग तो कर रहे थे कि हम ऑप्टिमल वैल्यू सर्च कर रहे थे हर एक हाइपर पैरामीटर की, या फिर जो हमने चूज करे हैं हाइपर पैरामीटर उनके लिए, राइट। तो उनके लिए हम ऑप्टिमल वैल्यूज को सर्च कर रहे थे। वही काम अब ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च यूज कर सकते हैं उस काम के लिए हम लोग, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, ग्रिड सर्च में ये क्या करता है बच्चे, जैसे आपने अभी ऊपर सेट किया था आरएफ के लिए, आरएफ के लिए आपने नंबर ऑफ ट्रीज अपने आप से अलग अलग वैल्यूज दी थी, फिर उनको रन करके देखा था। ऐसी मैक्स डेप्थ के लिए आपने कुछ वैल्यूज सेट की थी। तो जो आप ग्रिड सर्च में करोगे, इसमें क्या करोगे, आप इसको एक लिस्ट ऑफ रेंज दोगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार ग्रिड नंबर ऑफ ट्रीज 10 के लिए भी चेक करें, 40 के लिए भी चेक करे, 50 के लिए भी चेक करे, 70 के लिए भी चेक करे, 100 100 के लिए भी चेक करे, और 120 के लिए भी चेक करे। आपने ये 5-6 रेंज दे दी उसको, ठीक। ऐसे ही आपने मैक्स डेप्थ की पैरामीटर रेंज दे दी, जिसमें आपने कहा कि भाई मैक्स डेप्थ 3 के लिए भी चेक करे, 4 के लिए भी चेक करे, 5 के लिए भी चेक करे, 10 के लिए भी चेक करे, राइट। और लेट्स से 15 के लिए भी चेक करे। एक एजम्पशन है ना, ये आपने ग्रिड सर्च को देना है। अब ग्रिड सर्च क्या करेगा, उसका काम क्या है, देखो ग्रिड सर्च में क्या होगा। ग्रिड सर्च में वो इनके बीच में हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा। वो पहले इसके लिए उठाएगा, इसका 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 इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग वैल्यूज निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल 10, 3, ये तो पैरामीटर वैल्यूज हैं और ये एक्यूरेसी है, लेट से इसके लिए आई 90%, राइट। ऐसे ही 10, 4 के लिए चेक करेगा, उसके लिए आ गई 92%। 10, 5, 10, 10, 10, 15, राइट। ऐसे ऐसे करके वो इन एक एक फर्स्ट 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 इटरेशन में वो 10 के लिए चेक कर रहा है, 93, 89, 91, ऐसे। तो ये तो हो गया, उसने 10 के लिए चेक किया, राइट। अब वो चेक करेगा 40 के लिए, 40 को सेलेक्ट करेगा, 40 का इसके साथ, 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 हर एक के लिए वो ऐसे ऐसे मैनुअली चेक करता रहेगा, लाइक 40, 40, 40, 40, 40, और 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी जो भी है, 5, 10, 10, 15, इनके लिए निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको मिली 92, 95, 96, 97, 91, ऐसे मिली। ऐसे ही फिर वो किसके साथ चेक करेगा बच्चे, 50 के साथ। ऐसे ऐसे करके वो हर एक कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, वो उनके लिए सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा और उसमें से फाइंड आउट करेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये उसने सारी वैल्यूज उसने चेक कर ली, अभी इसमें हमने केवल 2 के लिए करा है, बट वैसे वो सबके लिए करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने सबके लिए कर लिया और उसके पास ये रिजल्ट्स है, तो उसने पाया, क्या पाया कि भाई सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी इस केस में इस सेटिंग के लिए आई है। फॉर एग्जाम्पल 97% आई है, 97% उसको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिली है। किस किस पैरामीटर के लिए, 40 एंड 10 इन सेटिंग्स के लिए, यानी कि एन ट्री की वैल्यू 14 एंड मैक्स डेप्थ की वैल्यू 10 के लिए उसको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिली है, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ट्री विल बी 40 एंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ मैक्स डेप्थ विल बी 10, राइट। तो ऐसे वो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उसको चेक करेगा, राइट। तो कुल मिला के क्या करेगा, गिट सर्च फिट्स योर मॉडल इन ऑल द कॉम्बिनेशंस, राइट। इन सब कॉम्बिनेशंस का वो फिट करेगा आपके मॉडल को, और फिर एक्यूरेसी निकालेगा। एक्यूरेसी निकालने के बाद वो जो भी उसको जिस भी कॉम्बिनेशन में उसको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिली है, उसको वो आपको एज ए आउटपुट दे देगा कि भाई आप इनको यूज करें।
इन वैल्यूज को यूज करें। राइट, समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ यस गया सर। बच्चे? ठीक है, तो इसको ग्रिड सर्च इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कर क्या रहा है रियल में, देखो आप, ये कर क्या रहा है, आपका जितनी भी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल एंट्रीज की वैल्यूज हैं, एंट्रीज की वैल्यूज मान लो क्या क्या थी आपके पास, 10, 40, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 100 एंड 120। राइट, ये तो वैल्यूज हैं एंट्रीज की, और मैक्स डेप्थ की वैल्यूज क्या क्या है उसके पास, 3, 4, 5, 10, 15। तो वो हर एक इस ग्रिड, एक तरह की ग्रिड ग्रिड बन रही है, एक तरह की ग्रिड बन रही है बच्चे, देखो। तो वो हर एक के लिए कैलकुलेट करेगा, इसके लिए एक एक्यूरेसी आएगी, इस कॉम्बिनेशन के लिए एक एक्यूरेसी आएगी, इसके 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 लिए एक एक्यूरेसी आएगी, ऐसे ऐसे करके वो सबके लिए एक्यूरेसी फाइंड आउट करेगा। राइट, फाइंड आउट करेगा, हर एक सेल की वो एक्यूरेसी क्रिएट करेगा, एक्यूरेसी बनाएगा, कैलकुलेट करेगा। और फिर जो भी फॉर एग्जांपल जो भी उसे सबसे मैक्सिमम मिलेगी, फॉर एग्जांपल उसको ये वाली सबसे मैक्सिमम मिली, फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी मिली, तो वो इन दोनों वैल्यूज को आपको रिटर्न कर देगा। तो एक तरह की ग्रिड बन रही है बच्चे। राइट, अब ये तो था जब आप सिंगल टाइम वैलिडेट कर रहे हो। राइट, जब आपकी सीवी की वैल्यू 1 है, अगर सीवी की वैल्यू यहां पर देखो अगर 5 होती, तो ये काम जो उसने एक बार किया है ये हो जाता मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाइड बाई 5। राइट, तो यानी कि ग्रिड सर्च काम तो करेगा, ये हर एक पॉसिबल उसको देखेगा, बट इसका जो टाइम कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। कितना कितना टाइम उसको इटरेट करना पड़ेगा, कितनी बार उसको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिट करना पड़ेगा मॉडल को। राइट, तो अब समझ में आया बच्चे? तो जहां पर आप टाइम स्पेसिफिक है वहां पर आप ग्रिड सर्च अप्लाई नहीं करते। जहां पर आपको पता है, अब मान लो आपके पास डेटा, अभी तो आपके पास केवल इतना छोटा सा डेटा था, मान लो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 5, 6 5 30, 30 × 5, 150 कॉम्बिनेशन आपके बन रहे थे। राइट, तो अगर मान लो डेटा लैक्स में हो, और फॉर एग्जांपल अगर 50,000 भी हो, तो 50,000 अगर आपके जो फीचर्स हैं उन पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए होगी। राइट, टाइम लेगा, ये इट्स टाइम कंज्यूमिंग। राइट, यस सर। बट अगर आपके पास, अगर आपको सच में ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए तो ये ग्रिड सर्च बेटर है। अगर आपके पास टाइम है ट्रेन करने का और सर्च आउट करने का, आपको जल्दबाजी नहीं है, तो आप ग्रिड सर्च का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे उनके लिए कैलकुलेट करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला। दूसरा केस है हमारे पास रैंडम सर्च। रैंडम सर्च भी आपका सेम चीज है, उसमें भी आप सप्लाई करेंगे मैक्स डेप्थ, मैक्स नंबर ऑफ ट्रीज यू वांट। फॉर एग्जांपल आपने यही दिए 40, 50, 70, 100, 120, ये आपने उसको एक पैरामीटर वैल्यू दी, पैरामीटर रेंज दी, ऐसे ही आपने मैक्स डेप्थ की पैरामीटर रेंज दी, देन 15। अब देखो दोनों में ही काम वही होने वाला है, बट यहां पर अब आपके पास कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, यहां पर आप इस केस में, रैंडम सर्च के केस में, आप नंबर ऑफ इटरेशन खुद प्रोवाइड करोगे। राइट, अब मान लो आप ग्रिड सर्च कर रहे हो, तो आपने अगर आप एक बार स्टार्ट कर दिया, अगर आपने ग्रिड सर्च एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक वो कंप्लीटली सब कंप्लीट ना कर दे अपना टास्क, सारे इटरेशन पूरे ना कर दे, सारी वैल्यूज कैलकुलेट ना कर दे। बट उसी को मॉडिफाई करा, उसमें एक कंट्रोलिंग वैल्यू वेरिएबल दे दिया जिसे हमने बोला नंबर ऑफ इटरेशन, एन इटरेशन। राइट, एन इटरेट के नाम से। राइट, इसमें आप ये सेट कर सकते हो, अगर आपने बोल दिया कि भाई एन इटरेट की वैल्यू, एन आई टी आर की वैल्यू आप, अगर आपने रैंडम सर्च में पास की, लेट से आपने कहा कि 5, तो यानी कि 5 इटरेशन में ही जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। आप समझ रहे हो, कंट्रोल कस्टमाइज कर दिया आपने, आपने यूजर को कंट्रोल दे दिया बाया एन इटरेशन। काम वही होगा, कॉम्बिनेशन वो चेक करेगा, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन वो भी चेक करेगा, बट वो हर एक के लिए नहीं चेक करेगा। मान लो वो फर्स्ट टाइम, मान लो इसके लिए चल रहा है, इन दोनों 10 के लिए चल रहा है, तो अगर आपने नंबर ऑफ इटरेशन 5 सेट किया तो चांसेस आर देयर कि वो इसको कांस्टेंट रखे और बाकी को ये करे, यानी कि 5 टाइम्स चलेगा वो,
5 कॉम्बिनेशन बनाएगा, 10, 10 3, 10 4, 10 5, 10 10 10 15। वो केवल 5 बार चलेगा। नंबर ऑफ इटरेशन आपने आपने उसको 5 दिया तो वो 5 बार ही केवल इटरेट करेगा, और उसी में वो निकाल के देगा कि सबसे बेस्ट किसकी है। मान लो इसकी सबसे बेस्ट थी, तो वो निकाल के देगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 10 5 इज गिविंग यू बेस्ट एक्यूरेसी 98% टाइम आउट ऑफ ऑल 5 इटरेशन, राइट। या फिर हो सकता है वो ऐसे ना करे, वो रैंडमली एक बार तो वो 10 3 को सेलेक्ट करे, एक बार वो 10 50 50 10 को सेलेक्ट करे, एक बार वो 100 15 को सेलेक्ट करे एक इटरेशन में, एक बार वो 125 को सेलेक्ट करे, एक बार वो 70 15 को सेलेक्ट करे। समझ में आ रहा है बच्चे? हेलो। यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? रैंडम सर्च में क्या करेगा, वो रैंडमली जो आपने उसको एरे दी है, जो आपने उसको रेंज दी है, उसमें से रैंडमली रैंडम वैल्यूज को पिक करेगा उतने नंबर ऑफ टाइम जितने आपने उसमें एन इटरेशन पास किए हैं। अगर आपने 5 पास किया तो वो केवल 5 सैंपल्स उठाएगा, 5 कॉम्बिनेशन उठाएगा, वो रैंडम सिलेक्शन होगा उसका, राइट। आप उसको जज नहीं कर सकते वो कहाँ से उठाने वाला है। वो रैंडमली सर्च करेगा वैल्यू, फिर उसके अगेंस्ट दूसरे पैरामीटर की वैल्यू भी सर्च करेगा, उसके अगेंस्ट निकालेगा, फिर दूसरे इटरेशन में वो दूसरे वैल्यू उठाएगा एंट्री की, फिर नेक्स्ट डेप्थ की दूसरी वैल्यू उठाएगा, उसके लिए चेक करेगा, ऐसे ही फिर रैंडमली दूसरी वैल्यू उठाएगा एंट्री के लिए, ऐसे से वो 4 या 5 बार करेगा वो। और उसमें से जो भी उसको सबसे बेस्ट मिली होगी वो आपको एज ए आउटपुट में वो दे देगा, राइट। समझ में आ गया? यानी कि आपने नंबर ऑफ इटरेशन अपने आप से चूज कर लिया। अब आप मान लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें, ग्रिड सर्च में बात करें, अगर इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल 1,50,000 इटरेशन चलना था उसने, तो यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा इतने नंबर ऑफ इटरेशन के लिए। बट अगर आपने इसकी जगह रैंडम सर्च यूज किया, तो रैंडम सर्च में आपने लेट से आपने डाल दिया कि मैं केवल 200 इटरेशन चलाना चाहता हूँ, तो वो जो 200 इटरेशन आपने वैल्यू दी, यहाँ पर 200 इटरेशन की वैल्यू दी आपने, वो 200 टाइम्स रैंडमली पिक करेगा एंट्री और मैक्स स्टेप की वैल्यू, और फिर उन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद उसमें से मैक्स वाला उठा के आपको दे देगा, राइट बच्चे? यस सर। ठीक है। तो जब आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है और आप ग्रिड सर्च नहीं लगा सकते क्योंकि डाटा सेट का साइज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा है, तो इटरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप वहां पर रैंडम सर्च का यूज भी कर सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि भाई जब भी हम इन्हें अप्लाई करें तो हमें खुद से चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर्स पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ मॉडल, ऑन एक्यूरेसी, राइट। इम्पैक्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर ऑन एक्यूरेसी। अगर आपको लगता है कि एंट्री और मैक्स डेप्थ, ये दोनों की दोनों पैरामीटर का इम्पैक्ट आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा है, कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप उस केस में अगर इम्पैक्ट इफ इक्वल हो, अगर जो भी आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो उन सब का इम्पैक्ट जो है वो इक्वल है, उस केस में आप ग्रिड सर्च यूज करेंगे। ग्रिड सर्च यूज करेंगे बच्चे, ग्रिड सर्च सीवी। और अगर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस, नॉट इक्वल, इट इज द केस इफ इम्पैक्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर आर नॉट इक्वल, देन यू कैन यूज रैंडम सर्च, रैंडम सर्च सीवी, राइट। एक और क्राइटेरिया आपके पास ये भी है कि अगर आपको लगता है कि भाई जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, लाइक जैसे हम लोग यहाँ पर मैक्स एंट्री और मैक्स डेप्थ को हम कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है इन दोनों ही पैरामीटर का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, एक्यूरेसी में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं ये एक्यूरेसी पे, उसका इम्पैक्ट एक्यूरेसी पे बराबर है लगभग, तो उस केस में आप फर्स्ट केस यूज करेंगे, मतलब आप ग्रिड सर्च यूज करेंगे। बट आपको लगता है कि नहीं, एंट्री का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है और मैक्स डेप्थ का कम है, तो उस केस में जहां पर ये डिफर करेंगे, जहां पर इक्वल नहीं होगा केस, वहां पर आप रैंडम सर्च सीवी यूज कर सकते हैं। बस रैंडम सर्च में आपको एक फैसिलिटी है कि नंबर ऑफ इटरेशन आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो आपने कहा कि भाई
मैं मेरे पास ठीक है 200 इटरेशन या फिर 5000 इटरेशन तक का टाइम है, मैं इतना इटरेट करके चेक करना चाहता हूँ, अभी केवल रफली चेक करना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप रैंडम सर्च यूज कर लो। बट अगर आप मॉडल सच में बना रहे हैं और अच्छा सा मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आप बेटर है कि आप मैक्सिमम रेंज 200, मैक्सिमम एंट्रीज की वैल्यू, जितनी पॉसिबल वैल्यूज आपको लगती हैं हो सकती हैं, मैक्सिमम दे दो। ऐसे ही मैक्स डेप्थ की मैक्सिमम दे दो, वो ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉम्बिनेशन पे चेक करेगा और आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा कि भाई इस पर्टिकुलर इन दो पैरामीटर्स की इन वैल्यूज के लिए आपके मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम एक्यूरेसी है। राइट बच्चे? तो अभी आपके पास समझ में आ गया बच्चे आपको, ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? है बच्चे? नो नो। ठीक है, तो ये अभी आपने थ्योरेटिकल समझा, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। अभी के लिए इतना ही, अगर आपको समझ में आ गया बच्चे। चलो, दैट्स ऑल।